जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें आप लोगों के लिए आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कराएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का 25 प्रश्नों में पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग के लिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 16 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 22 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 24 भागों में और ऑप्शन नंबर डी 25 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कितने भागों में? 22 भागों में भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी बी एन राव और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द को कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें इसमें जोड़ा गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 44वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी 52वें संशोधन द्वारा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये 3 शब्द आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले समाजवादी, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में एकता और अखंडता। 3 ऐसा शब्द था दोस्तों जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पर पूछा गया है पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। अगर इसमें पूछा गया था कि कौन सा ईस्वी में यह संशोधन हुआ था, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन। आइए इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 44वें संविधान संशोधन। इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह कब हुआ था? 1978 में। सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा के अनुसार ही 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसे। इसमें ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी है 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून निरोध कहा गया है। दल बदल कानून निरोध से संबंधित है। आप लोग ध्यान में रखिएगा।
ये कब हुआ था? 1985 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न है दोस्तों वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था अगर पूछेगा तो 1985 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो दल बदल कानून को निरोध माना गया था वो 52वां संविधान संशोधन के अनुसार। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि भूमि सुधार का विषय किसके अंतर्गत आता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। भूमि सुधार विषय राज्य सूची का संबंधित है। राज्य सूची, राज्य सूची, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। पूछा गया है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यानी कि भारत में संघ राज्य जो है उसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री द्वारा और ऑप्शन नंबर डी प्रशासन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्यों का प्रशासन किया जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, क्या है देखते हैं। किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया? आपके सामने ऑप्शन है डी बसु, ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर ने बोले थे कि संविधान को संघात्मक के तंग के ढांचे में नहीं डाला गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसका संरक्षण प्रदान कौन करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 21 और ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 21। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है जो विदेश में अगर कोई यात्रा करता है तो उसका संरक्षण प्रदान कौन करता है? अनुच्छेद 21 के अनुसार उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद जो 14 है विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता, ध्यान में रखिएगा। समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अनुसार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 19, अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। कहीं कहीं यहाँ पर 19 के 1 भी दे देता है, ये भी आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 है मूल नस्ल जाति के आधार पर निषेध, यानी कि यहाँ पर मनाही किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। अनुच्छेद 21 के अनुसार विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है
जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह बात किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी K.M. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी K.T. शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी K.T. शाह। K.T. शाह, K.T. शाह ने DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व पर एक तंज कसते हुए कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, देखते हैं क्या है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी कि मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है संविधान के कौन से भाग में किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भाग 1 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 4 के ए में, ऑप्शन नंबर सी भाग 2 में और ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में। तो मूल कर्तव्यों का विवरण ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भाग 4 के क में किया गया, भाग 4 के ए में किया गया, ए में इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मूल कर्तव्यों का विवरण कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 4 के ए में किया गया। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, भाग 1 में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भाग 1। भाग ए में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। आप लोग ध्यान में रखिएगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 से संबंधित है। भाग 2 में, तो भाग 2 ऑप्शन नंबर सी है, उस पर देख लेते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है? भाग 2। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, किससे संबंधित है? नागरिकता भाग 2 में है। भाग 4 है, ऑप्शन नंबर डी पर विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ भाग 4। भाग 4 में है DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है भाग 4 में। और भाग 3 ध्यान में आप लोग रखिएगा, मूल अधिकार। भाग 3 में क्या कहा गया है? मूल अधिकार। ये भी आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा, क्योंकि ये सब जो भी बताए हैं ये सब प्रश्न में पूछा गया है। पूछ देगा कि भाग 4 किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और इसी में भाग 4 का ए जोड़ा गया, उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 1 में कहा गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और भाग 2 है जो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया था, प्रश्न था कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 के ए में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत यानी कि बुलाया जाता है। अगर प्रश्न में बुलाए जाने का बात कहता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यानी कि बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर इसका अध्यक्षता पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी में है, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता इसका कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किनके द्वारा आहूत किया जाता है, यानी कि बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो अब आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये सिर्फ बुला देते हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वही इसका अध्यक्षता करता है। अगर वहाँ प्रश्न में अगर अध्यक्षता पूछता तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा गया कि आहूत किसके द्वारा किया जाता है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रश्न आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, तब इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, क्या है देख लेते हैं। पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी कि राज्य में जो लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद वह अवकाश ग्रहण करते हैं या इनका उम्र 62 वर्ष हो जाए, 62 वर्ष उम्र। यदि कोई व्यक्ति 62 वर्ष का हो जाए या उनका 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए तो वह अवकाश ग्रहण कर सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग से। ये आप लोग ध्यान में रखिए। प्रश्न चाहे तो वर्ष में पूछेगा, अगर उम्र में पूछेगा तो 62 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए, और अगर वर्ष पूछेगा तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल होना चाहिए। दोनों में से कोई भी पहले होगा वह अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। अगर 62 वाला उम्र पूछता तो इसका आंसर हो जाता 62, लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ है 6, 3, 5, 6, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, क्या है देख लेते हैं। पूछा गया है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी कि आपके सामने ऑप्शन ही चारों में से एक ऐसा राष्ट्रपति हुए जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की गणना करना पड़ा था, मतगणना करना पड़ा था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी KR नारायण, ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन नंबर डी BB गिरी। तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BB गिरी। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा BB गिरी। BB गिरी ऐसे राष्ट्रपति, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति हुए, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चौथे राष्ट्रपति, चौथे नंबर के यह राष्ट्रपति का कार्यकाल 1969 से 74 के बीच में रहा था। 69 से 74 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में ज्ञानी जैल सिंह है। ज्ञानी जैल सिंह ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति बने। केवल नंबर के 7वें नंबर के, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर के बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और KR नारायण 10वें नंबर के बने हैं। वो ऑप्शन नंबर बी में है KR नारायण। KR नारायण के नंबर के बने हैं, 10वें नंबर के बने, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर BB गिरी पूछा गया था कि कौन ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हुए जिनका निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था, तब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BB गिरी। भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हुए, चौथे नंबर के राष्ट्रपति हुए। अगर ज्ञानी जैल सिंह दिया बोला जाए तो वह 7वें नंबर के थे, नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने और KR नारायण 10वें नंबर के राष्ट्रपति बने, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, देखते हैं। क्या है, पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। पूछा गया उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। उपराष्ट्रपति का अगर पूछा गया कहाँ से पद लिया गया है तो अमेरिका। इसमें और देख लेते हैं अमेरिका से और क्या क्या प्राप्त किया गया है, यानी कि लिया गया है। तो सबसे पहले प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद में
मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन कौन? प्रस्तावना का विचार पूछेगा तो अमेरिका से, प्रस्तावना का भाषा पूछेगा तब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ प्रस्तावना का विचार पूछा तब अमेरिका आंसर होगा। मूल अधिकार अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, रूस। ऑप्शन नंबर बी में है रूस। तो मूल कर्तव्य जो लिया गया है वह रूस से लिया गया, आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, रूस से क्या प्राप्त हुआ है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किनकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा के अनुसार मूल कर्तव्य को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। वह कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब है ऑप्शन नंबर सी में कनाडा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये भी लिया गया कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। और केंद्र और संघ और के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से ही लिया गया है। तो सबसे पहले कनाडा से क्या क्या लिया गया? 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये भी। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड। तो आयरलैंड से सबसे पहले याद रखना नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। डीपीएसपी याद रखिएगा, शॉर्ट में से क्या बोला जाता है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, जो भाग कितना में है? भाग 4 में। इसका उल्लेख कहाँ किया गया? कौन से भाग में? तो भाग 4 में किया गया। आयरलैंड से ये पॉइंट आप लोग याद में रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। शॉर्ट में इसको डीपीएसपी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था उपराष्ट्रपति का पद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं क्या है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में किया गया है? यानी कि विधायक और सांसद जो भी शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं उनका उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 3री अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 4थी अनुसूची और ऑप्शन नंबर बी 2री अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3री अनुसूची में। 3री
तीसरी अनुसूची में विधायकों और सांसदों द्वारा ली गई शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। अब आइए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है छठी अनुसूची में क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। छठी अनुसूची इसमें ट्रिक याद रखिएगा, मित्री में असम, मी माने मिजोरम, ती माने त्रिपुरा, मे माने मेघालय, असम है तो असमें है। ये चारों पूर्वोत्तर क्षेत्र है, देखिएगा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। कौन से अनुसूची में? छठी अनुसूची में। आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन कौन से राज्य है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में जो जनजातीय क्षेत्र का जो प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। इसको याद कैसे रखेंगे, तो ठीक है, मित्री में असम अगर आप लोग को याद रखेगा तो ये चारों राज्य आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का चारों राज्य है। मित्री में असम, मी माने हो गया मिजोरम, ती माने हो गया त्रिपुरा, मे माने हो जाएगा मेघालय और असम है तो असम है। ये सब राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो छठी अनुसूची में किया गया है। आइए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी चौथी अनुसूची तो राज्यसभा में सीटों का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। राज्यसभा में सीटों का उल्लेख किया गया, सीटों का उल्लेख, वही उल्लेख चाहे प्रावधान किया गया, उल्लेख किया गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राज्यसभा में सीटों का प्रावधान किस में किया गया, कौन से अनुसूची में बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। अब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, वहां पर पूछा गया है दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। वेतन, पेंशन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी अनुसूची में जो भी पदाधिकारी है उनका वेतन के बारे में बताया गया है, पेंशन के बारे में बताया गया है और भत्ते के बारे में बताया गया है। कौन सा अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन का अच्छा से डिस्कस कराएं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि विधायकों और सांसदों द्वारा जो शपथ लिया जाता है या प्रतिज्ञा, उसका कौन से अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तब आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची। सब आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, क्या है देख लेते हैं। पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसके पहले जो प्रश्न था वहां पर पूछा था राज्य लोक सेवा आयोग था प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। 6 वर्ष दोनों में। अगर राज्य लोक सेवा आयोग भी पूछेगा तो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग भी पूछेगा तो उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। लेकिन उम्र में दोनों का अलग होता है। अगर राज्य वाला पूछता है राज्य लोक सेवा आयोग तब उम्र में यहाँ 62 वर्ष होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर यही पूछ दिया संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग, तब यहाँ पर उम्र हो जाएगा 65 वर्ष। तब कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। ये जो उम्र है 6 वर्ष दोनों में कॉमन है, 6 वर्ष इसमें भी होता है और 6 वर्ष इसमें भी होता है। लेकिन अगर उम्र पूछ दिया जाए, उम्र, तब 65 वर्ष का उस व्यक्ति का उम्र होना चाहिए। कितना उम्र होना चाहिए? 65 वर्ष का यहाँ, और 62 वर्ष उम्र होना चाहिए राज्य लोक सेवा आयोग, तभी वह अवकाश ग्रहण कर सकता है। दोनों में कोई पहले हो जाए, चाहे वह 6 वर्ष पूरा हो जाए, चाहे उसका 62 वर्ष उम्र पूरा हो जाए, तो वह अपना अवकाश ग्रहण कर सकता है। उसी अनुसार संघ लोक सेवा में भी होता है। अगर वह 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? अवकाश ग्रहण करेगा, और नहीं तो उसका 65 वर्ष आयु हो गया तो वो भी क्या करेगा? अवकाश ग्रहण करेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष दोनों में कॉमन होता है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि ये राज्य लोक सेवा आयोग है तो इसमें 62 वर्ष रहता है, और इससे 3 ज़्यादा रहता है संघ लोक सेवा आयोग में। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 रहेगा। देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न संख्या 16 क्या है? पूछा गया कि शिक्षा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, और ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची में आता है। परिवार नियोजन भी किस में आता है? समवर्ती सूची में भी आता है। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50, और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 49। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 हमें बताता है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए बताता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी पूछा हुआ है। 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग किया गया। न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के अलग किया गया है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका अलग किया गया अनुच्छेद 50 में। न्यायपालिका और क्या है? कार्यपालिका को एक दूसरे से अलग किया गया है। कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 50। अगर पूछता है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 49। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में बताया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है कृषि एवं पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन आप लोग ध्यान में रखिएगा। कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है। और 47 जो क्या है? पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला में। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 49। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। देखते हैं क्या है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता? आसान सा प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा उपाध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा
उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 92वें संविधान संशोधन। तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002। ध्यान में रखिएगा 86वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। 2002 में इस संविधान संशोधन में कहा गया कि जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का रहेगा उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 42वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता तथा अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता तथा अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1985 में। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका डेट भी पूछ दिया। दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। ये भी आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। डेट, ये जो डेट लिखा हुआ है ना, इस भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये ना पूछ के ये भी पूछ दिया जाता है, कभी ये भी पूछ दिया जाता है, तो तीनों इसमें महत्वपूर्ण है। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1985 में किया गया। किससे संबंधित है, किस लिए किया गया था? तो दल बदल कानून को निरोध घोषित करने के लिए किया गया था। चलिए अब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन कब किया गया था? 2003। यह भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। MSDB। एम का मतलब हो जाएगा मैथिली, एस का मतलब हो जाएगा संथाली, डी का मतलब हो जाएगा डोगरी और बी का मतलब हो जाएगा बोडो। तो 4 भाषा को जोड़ा गया था। कब? 92वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। कैसे याद रखेगा रहेगा यह? तो MSDB याद रखिएगा। MSDB 3 से 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। MSDB, एम का मतलब हो जाएगा मैथिली, एस का मतलब हो जाएगा संथाली, डी का मतलब हो जाएगा डोगरी और बी का मतलब हो जाएगा बोडो। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। तब अब कितना भाषा हो गया? 22 भाषा हो गया। 22 भाषा
कितना भाषा हो गया, 22 भाषा हो गया। तो 52वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2003 में। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6वें संविधान संशोधन 2002। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, देखते हैं क्या है। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर डी JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 2। तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीका से इसको हम समाप्त कर सकते हैं और 5 तरीका से इसको हम अपना सकते हैं नागरिकता को, भारतीय नागरिकता को। ये भी आप लोग ध्यान में से रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। पूछा गया है कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि बिहार में लोकसभा के कितना सीट है और राज्यसभा का कितना सीट है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 36 और 12, ऑप्शन नंबर बी 40 और 16, ऑप्शन नंबर सी 40 और 18 और ऑप्शन नंबर डी 36 और 16। तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 और 16। 40 और 16, 40 लोकसभा का सीट है, लोकसभा, और 16 राज्यसभा का सीट है, राज्यसभा। अब 75 विधान परिषद, विधान परिषद का कितना सीट है, 75 विधान परिषद का सीट है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के कितना सीट है, 40 गो, राज्यसभा के कितना सीट है, 16 गो, और विधान परिषद में 75 गो सीट है। ये भी आप लोग ध्यान में से रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 17वें संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 69वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17वां संविधान संशोधन। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। 3 प्रकार का न्याय का वर्णन यानी कि उल्लेख किया गया है संविधान की उद्देशिका में। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस 3 न्याय, सबसे पहले सामाजिक, उसके बाद में आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसमें प्रश्न को उलझाने के लिए दे देता है धार्मिक, तो धार्मिक न्याय नहीं है, आप लोग जान, धार्मिक नहीं, ये ऑप्शन में यही रहबे करता है धार्मिक, तो इसको गलत माने, यही गलत लिखा हुआ है। 3 ही प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तब यहाँ पर प्रश्न पूछा था न्याय के बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। कौन कौन आता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि 52वां 92 यानी कि 52वें संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसके बारे में हम नेक्स्ट पिछले प्रश्न पर बताए थे, आइए इसको भी देख लेते हैं कि 52वें संविधान संशोधन हुआ था, उस किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है बोडो, ऑप्शन नंबर बी मैथिली, ऑप्शन नंबर सी डोगरी और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि
बानवें संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसमें टिक याद रखिएगा MSDB। तो इसमें एम का मतलब हो जाएगा मैथिली, एस का मतलब हो जाएगा संथाली, डी का मतलब हो जाएगा डोगरी और बी का मतलब हो जाएगा बोडो। तो 4 भाषा को जोड़ा गया था। इसमें से 3 ही को दिया गया है, एक और कौन नहीं दिया हुआ है? मैथिली, बोडो नहीं दिया, बोडो भी दिया हुआ है, मैथिली भी दिया हुआ है, डोगरी भी, और संथाली नहीं दिया हुआ है। तो इसमें एक संथाली भी रहेगा। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। लेकिन 4 भाषा याद रखिएगा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यही 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो अब कितना भाषा हो गया? टोटल 22 भाषा हो गया। या आप लोग ध्यान में रखिएगा, टोटल कितना भाषा हो गया? 22 भाषा हो गया। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ट्रिक है MSDB। एम का मतलब मैथिली, एस का मतलब संथाली, डी का मतलब हो जाएगा डोगरी और बी का मतलब बोडो। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।